हेलो दोस्तों, मैं टॉपर बाबा सिविल एकेडमी से और आज हमारा सेशन इंडियन पॉलिटी के ऊपर है। आप अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाएं, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बेल आइकॉन पर क्लिक करने से आपको रोज़ाना लोड किए जाने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो जाएंगे और आप इसका अधिक से अधिक लाभ उठा पाएंगे अपने आगामी एग्जामिनेशन एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल और एमपी पीएससी के लिए। ध्यान रखिए, विशेष तौर पर ये एमपी कांस्टेबल के लिए फोकस किया जा रहा है। तो एक महीने के अंदर जो आपका एग्ज़ामिनेशन होने वाला है उसके लिए हमें तैयार करना है। और आज हमारा जो सेशन है वो इंडियन पॉलिटी के ऊपर है। ज़्यादा समय गवाते ना हुए हम इसको शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम गौरव है, मैं टॉपर बाबा सिविल एकेडमी से। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग किस प्रदेश में मजबूत है? तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग मुसलमानों की राजनीतिक पार्टी है और ये केरल में मजबूत है। आइए हम देखते हैं अगला अपना क्वेश्चन। प्रसाद का सिद्धांत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? प्रसाद का सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 310 में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का भाग 6 कहाँ लागू नहीं है? इसका आंसर मैं आपसे कमेंट में जानना चाहता हूँ। आप कमेंट में इसका आंसर मुझे बताइए। अभी आगामी जो आपको मैं बता दूँ, जो संशोधन वगैरह हो चुके हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें आंसर देना है। जब आप इसको नहीं बता पाएंगे तो मैं तो अगले सेशन में इसका आंसर बताऊंगा ही। मैं अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ता हूं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। तो इसका आंसर दोस्तों 35 वर्ष होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है? भारत का अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या राज्य के मुख्य सचिव का कार्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कार्य नहीं पूछ रहा है। तो कार्य कौन कौन से हैं? तो पूरे सचिवालय पर कंट्रोल रखना, मुख्यमंत्री को प्रशासन के सभी मुद्दों पर सलाह देना, राज्य सरकार के प्रवक्ता के रूप में कार्य करना, राज्य के मामलों की रिपोर्ट केंद्रीय मंत्रियों को भेजना, ये उसका कार्य नहीं है। तो इसका आंसर होता है डी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया था? आपको इसको मैं बताना चाहता हूँ। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है और 22 मार्च 1957 को शक पंचांग ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया था। तो इसके जो उद्देश्य हैं वो उद्देश्यों के लिए अपनाया गया है। वो जो मेन जो इसके उद्देश्य हैं, भारत के राजपत्र के लिए, आकाशवाणी द्वारा समाचार प्रसारण के लिए, भारत सरकार द्वारा जारी कैलेंडर, और चौथा जहां आप देखते हैं लोक सदस्यों को संबोधित सरकारी सूचनाओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका जो पहला दिन शुरू होता है वो 22 मार्च को शुरू होता है। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं? 6 प्रकार की दी गई हैं। पहले ये 7 प्रकार की मिलती थी, लेकिन भूमि संबंधित को अलग कर दिया गया है। पहले भूमि अधिग्रहण की भी स्वतंत्रता दी गई थी। इसमें कौन कौन सी स्वतंत्रताएं अभी आपको शामिल हैं उसमें बताना चाहूँगा। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता आपको दी गई है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है व्यवसाय की, तीसरा है भारत के किसी भाग में आवास की, आप जाके वहाँ ठहर सकते हैं, और चौथा है भारत के किसी भाग में भ्रमण की, आप कहीं भी आबाद रूप से जा आ सकते हैं, कुछ क्षेत्रों को छोड़ के, जनजाति वाले। पांचवा है संघ के निर्माण की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। इस प्रकार से आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, कोई अकेला मंत्री किसके द्वारा हटाया जा सकता है? याद रखिए, कोई अकेला मंत्री पूछा गया है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? वो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है?
तो लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा मलयालम है। भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब चालू हुआ था? तो भारत की लोकसभा का पहला सत्र 1952 में चालू हुआ था। अब हम देखते हैं यूपीएससी का नया चेयरमैन कौन नियुक्त करता है। तो यूपीएससी का जो नया चेयरमैन है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। यूपीएससी संवैधानिक निकाय है जो आईएएस, आईएफएस और आईपीएस अधिकारियों को चुनने के लिए प्रतिष्ठित ये सिविल सेवा परीक्षा को करवाता है। यह संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित किया गया है। इसमें एक अध्यक्ष और 10 सदस्य शामिल होते हैं। इनको नियुक्त और हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। चलिए अब हम इसको बताते हैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए। एक संसदीय क्षेत्र में चुनाव व्यय की ऊपरी सीमा क्या है? 70 लाख रुपए है। मौजूदा मानदंडों के अनुसार प्रत्येक उम्मीदवार को 70 लाख रुपए की सीमा तक खर्च करने का बजट रहता है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश, गोवा और सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों के लिए 70 लाख है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम को 54 लाख दिया जाता है। एनसीटी दिल्ली के लिए 70 लाख है और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 54 लाख है। अब हम बढ़ते हैं, लोकसभा छोड़ दें, अगर विधानसभा की ओर बढ़ते हैं तो निर्वाचन क्षेत्र में बड़े राज्यों और दिल्ली के एनसीटी के लिए 28 लाख, छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 20 लाख रुपए का बजट आपको खर्च करने का दिया जाता है। अब हम देखते हैं अगला सवाल। हम देखते हैं कि 5 द्वीप समूह किस केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किए गए हैं? तो ये आपका आंसर होगा लक्षद्वीप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉलरीकरण की सही परिभाषा क्या है? जब देश के निवासी घरेलू मुद्रा की बजाय समानांतर टोर में विदेशी मुद्रा का उपयोग करते हैं तो उसे डॉलरीकरण कहते हैं। यही इसकी परिभाषा है। अगला क्वेश्चन है, प्रेस को लोकतंत्र में क्या कहा जाता है? तो प्रेस को लोकतंत्र में चौथा स्तंभ कहा जाता है। भारत में प्राथमिकता की तालिका में केंद्रीय कैबिनेट सचिव का पद कहाँ पे आता है? तो ये 11वें स्थान पर आता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 जनवरी 1957 किसके लिए जाना जाता है? जम्मू कश्मीर का संविधान अस्तित्व में आया था आज 26 जनवरी 1957 के दिन, जिसके लिए जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला राज्य कौन सा था जहां संवैधानिक तंत्र फेल होने की वजह से आपातकाल लगाया गया था? तो भारत का ऐसा पहला राज्य पंजाब था। पांडिचेरी न्याय क्षेत्र किस न्यायालय के अंतर्गत आता है? पांडिचेरी न्याय क्षेत्र मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में क्या नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सरकार का सम्मान करना कोई भी नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य आपको जो दिए गए हैं संविधान में, वो 4 काम में दिए गए हैं, जिनकी संख्या 11 है। प्रत्येक, इसमें पहला आपका पॉइंट आता है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा पॉइंट इसका आता है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा पॉइंट है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। चौथा पॉइंट है, देश की रक्षा करे। पांचवा पॉइंट है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। यह भी मौलिक कर्तव्य है। छठवां जो मौलिक कर्तव्य है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका निर्माण करे। सातवां जो मौलिक कर्तव्य है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे। आठवां मौलिक कर्तव्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे।
9वां जो पॉइंट आता है मौलिक कर्तव्य का, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। 10वां पॉइंट आता है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे। और 11वां और आखिरी जो कर्तव्य आपका आता है, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। इस प्रकार से आप देखेंगे इसका आंसर जो है वो ऊपर के 3 आते हैं, लेकिन चौथा जो है सरकार का सम्मान करना, वो इसका आंसर नहीं है। चलिए अब हम अगले ओर बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, केरल, महाराष्ट्र को उनकी स्थापना के सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका सही कालक्रम है केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर। केरल 1956, महाराष्ट्र 1960, हिमाचल प्रदेश 1970 और मणिपुर 1971 में व्यवस्थित या गठित हुए राज्य हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने के विचार का समर्थन किया है? संवैधानिक प्रस्तावों पर सप्रू समिति की रिपोर्ट 1945 में आई थी, यही इसका आंसर है, जिसने इसको समर्थन किया था कि मौलिक अधिकारों को शामिल किया जाए। सप्रू समिति 1945। निम्नलिखित करों में से कौन सा राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर आपका मनोरंजन कर कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और गोपनीयता का अधिकार एक निहित अधिकार है, ये गलत है। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है और गोपनीयता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, ये भी गलत है। संपत्ति का अधिकार एक निहित अधिकार है तथा गोपनीयता का अधिकार कानूनी अधिकार है, ये भी गलत है। अब अगला आपका क्वेश्चन आता है, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है जबकि गोपनीयता का अधिकार एक निहित अधिकार है, ये इसका सही आंसर है। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार हो गया है, पहले ये आपको अनुच्छेद 19 में मिलता था, जो अब इसे हटा दिया गया है संशोधन करके, और जबकि गोपनीयता का अधिकार एक निहित अधिकार है। डी इसका सही आंसर होगा। तमिलनाडु विधान परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। एक राज्य का राज्यपाल विधानसभा के 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, ये इसका सही आंसर होगा। और करता कौन है ये? तो राज्यपाल विधानसभा के 1/6 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल करता है। समान अवसर आयोग बनाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो सच्चर समिति ने की थी। निम्नलिखित में क्या ब्रिटिश काल की विरासत है? भारतीय समाज सेवा की स्थापना, साचविक सचिव प्रणाली, स्थानीय सुशासन या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 5 इसका आंसर है। एक मिनट। अनुच्छेद 5 से लेके 11 जो है आपका नागरिकता से संबंधित है। पार्ट 2 जो आपका संविधान में है, पार्ट कहता हूँ अध्याय, सॉरी, उसमें आपका ये आता है नागरिकता, जिसमें 5 से लेके 11 तक अनुच्छेद जो है वो नागरिकता से संबंधित है। किस अनुच्छेद के तहत राज्य महिलाओं और बच्चों को विशेष सुविधा दे सकता है? बताइए कोई जन, कमेंट करिए। नहीं, आप नहीं बता पाएंगे तो हम तो बताएंगे ही, पर आप एक बार प्रयास जरूर करें। चलिए कोई बात नहीं। अनुच्छेद 15(3) के तहत राज्य महिलाओं और बच्चों को विशेष सुविधा दे सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 272 को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था? तो ये 80वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। इनमें से कौन सा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का परिणाम था? इसका पहला ही आंसर है, प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद में संशोधन का विषय है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या क्या है? तो आपको पता होनी चाहिए 24 है। उसमें से कौन कौन सी है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, हैदराबाद उच्च न्यायालय है,
मुंबई उच्च न्यायालय है, कोलकाता उच्च न्यायालय है, कोलकाता के बाद बिलासपुर उच्च न्यायालय है, दिल्ली उच्च न्यायालय है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, गुजरात उच्च न्यायालय है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय है, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय है, झारखंड उच्च न्यायालय है, केरल उच्च न्यायालय है, कर्नाटक उच्च न्यायालय है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय है, उड़ीसा उच्च न्यायालय है, मद्रास उच्च न्यायालय है, पटना उच्च न्यायालय है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है, राजस्थान सिक्किम न्यायालय भी आपका है। इसके अलावा हम देखते हैं राजस्थान सिक्किम न्यायालय की होने के बाद उत्तराखंड उच्च न्यायालय, मणिपुर उच्च न्यायालय, मेघालय उच्च न्यायालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय आपके अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यायिक समीक्षा भारत के संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा सिद्धांत यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसका आंसर बी होगा। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में बजट प्रक्रिया पर निम्नलिखित कदमों पर ध्यान दीजिए। रेलवे समेत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अनुदान की मांग संबंधित स्थायी समितियों द्वारा विचार की जाती है। बजट के व्यापक रूप से अंतर्निहित सिद्धांतों और नीतियों पर चर्चा की जाती है। लोकसभा में कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। सदन में बजट पेश किया जाता है। इसका सही क्रम क्या होगा? तो इसका आंसर बी होगा। पहले चौथा आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 को क्या कहा गया था? एनीवन? रॉलेट एक्ट कहा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, आपको पता है कि चलिए कोई बात नहीं, इससे अपन लीक से हट जाएंगे। निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री कभी किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव। चंद्रशेखर जो रहे हैं प्रधानमंत्री, कभी किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे, बाकी लोग रहे हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। वयस्क उत्पीड़न के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव, एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, अप्रत्यक्ष चुनाव की संचयी प्रणाली, भारत के विभिन्न चुनावों में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? अच्छा, इसमें जो है टॉपिक जो है उसमें आपका आप बांट सकते हैं कि क्योंकि इसमें अलग अलग मैं इसमें मेंशन नहीं करवा पाया हूँ, शायद टाइपराइटर वाले की गलती होगी। इसमें आप केवल ये समझिए, वयस्क उत्पीड़न के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव होता है और एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ये दोनों जो है आपका प्रयोग किया जाता है भारत के विभिन्न चुनावों में। इनका दोनों का प्रयोग किया जाता है। बाकी जो 2 आपके हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपका पहला हो गया वयस्क उत्पीड़न के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव, एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है आपका किया जाता है। और जो नहीं किया जाता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली नहीं की जाती है। इसके अलावा आपका अप्रत्यक्ष चुनाव की संचयी प्रणाली भी नहीं की जाती है। अब हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य की अयोग्यता के मामले पर फैसला कौन करता है? तो राज्यसभा प्रस्ताव द्वारा भारत की संसद राज्यसभा के सदस्य की अयोग्यता के मामले पर फैसला करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव, टॉपर आवर सिविल एकेडमी से। अगला लेक्चर आपका अगले दिन आएगा। आज जो डिले हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि मैं कहीं बाहर चला गया था और अब जो है इसीलिए 2-3 घंटे लेक्चर आपका लेट हो गया है। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपके लेक्चर समय से आएँ। धन्यवाद।